बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मियोसिस को पढ़ने जा रहे हैं। हमने पहले देखा था माइटोसिस क्या होता है। माइटोसिस में एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड कर रहा था, जबकि उसमें देखने गौरतलब बात यह थी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो पेरेंट सेल में थे वही डॉटर सेल में थे। जबकि मियोसिस में क्या होगा, एक पेरेंट सेल 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल में डिवाइड होगा। A diploid parent cell will divide into 4 haploid daughter cell। मतलब क्या डिप्लॉइड और हैप्लॉइड का, कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट्स में है, डॉटर सेल में उन क्रोमोसोम्स का टोटल हाफ हो जाएगा। पेरेंट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का हाफ हो जाएगा डॉटर सेल में। सो आइए मियोसिस की डेफिनेशन को समझते हैं। मियोसिस इज द प्रोसेस by which one diploid to an eukaryotic cell। हमने माइटोसिस के केस में डिस्कस किया था कि क्योंकि यूकेरियोट्स का प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, इसीलिए उनमें माइटोसिस और मियोसिस होती है, जबकि प्रोकैरियोट्स में नहीं होती। वो कहता है मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक 2n एक डिप्लॉइड यूकेरियोटिक cell divides to generate 4 1n haploid daughter cell। मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक पेरेंट सेल 4 डॉटर सेल में डिवाइड कर रहा है, और जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेरेंट सेल होंगे डिप्लॉइड 2n, जबकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल्स का हाफ हो जाएंगे 1n हैप्लॉइड। जितने भी पेरेंट्स में क्रोमोसोम थे उन क्रोमोसोम्स का नंबर हो जाएगा बिल्कुल हाफ। मतलब जैसे 2n था डिप्लॉइड हैप्लॉइड 1 एंड 2 का आधा। सो हमें पता चला मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक पेरेंट सेल, एक हमारे पास जो डिप्लॉइड पेरेंट सेल है। मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक डिप्लॉइड पेरेंट सेल डिवाइड कर रहा है इनटू 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल। मियोसिस को मेजर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एक को नाम देगा मियोसिस 1 का, दूसरी को नाम देगा मियोसिस 2 का। जो मियोसिस 2 है वो बिल्कुल माइटोसिस के सिमिलर है। डायरेक्ट होता है कि एक पेरेंट सेल पहले 2 सेल्स में डिवाइड करता है, और वो 2 डॉटर सेल मजीद 2 और डॉटर सेल में डिवाइड करते हैं। ये भी 2 डॉटर सेल में डिवाइड करें मजीद, और ये भी। सो इस तरह एक डबल डिवीजन के जरिए, जिसको हम नाम देते हैं ट्वाइस डिवीजन के जरिए, हमारे पास एक पेरेंट सेल से 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल आ रहे हैं। फर्क फिर किधर होगा माइटोसिस और मियोसिस में? मियोसिस 1 में जो मियोसिस 1 है वो माइटोसिस से डिफरेंट होगा। इसमें हम होमोलोगस क्रोमोसोम बनाएंगे, मतलब कि क्रोमोसोम की आइडेंटिकल कॉपी। अगर एक क्रोमोसोम एक जैसा है, हम बिल्कुल इसकी एक और आइडेंटिटी कॉपी बना देंगे, जिसको हम नाम देंगे होमोलोगस क्रोमोसोम का। होमोलोगस क्रोमोसोम में 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, मतलब कि हर पेयर के पास 2 क्रोमेटिड तो होते हैं ना, सिस्टर क्रोमेटिड। तो 4 टोटल सिस्टर क्रोमेटिड हो जाएंगे, जिनमें से 2 आपस में सिस्टर क्रोमेटिड होंगे और दूसरे 2 आपस में सिस्टर क्रोमेटिड होंगे। फिर हम देखेंगे बाइवेलेंट हम किस चीज को कहते हैं। सो आइए बच्चे चलते हैं फेजेस ऑफ मियोसिस के। मियोसिस के 2 मेजर फेज, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 को भी 4 मजीद फेज में डिवाइड किया गया है, जिसको हम कहेंगे प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। सो आइए बच्चे चलते हैं हम अपने स्टेप्स की तरफ। Meiosis 1. In meiosis 1, the homologous chromosomes in a diploid cell separates and 2 haploid daughter cell are produced। वो कहता है meiosis 1 में क्या हो रहा है, एक homologous क्रोमोसोम जो डिप्लॉइड सेल में तोड़ेगा अपने आप को हैप्लॉइड क्रोमोसोम फॉर द डॉटर सेल। ये क्रोमोसोम है, इसकी सेम एक और आइडेंटिकल कॉपी ले हैं।
एक ये बिल्कुल इसके साथ का एक और ले, तो ये आपस में मिला के क्या बना दिया, एक होमोलोगस क्रोमोसोम। दर हकीकत होमोलोगस क्रोमोसोम में एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, मतलब कि होमोलोगस क्रोमोसोम में दो आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स हैं। टोटल 4 क्रोमाटिड है इसमें। In meiosis one, the homologous chromosome in diploid cell separates। डिप्लॉयड सेल का जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो जुदा होगा, एंड सो टू हैप्लॉइड डॉटर सेल आर प्रोड्यूस्ड। और इससे होगा क्या कि हमारे पास दो हैप्लॉइड, क्योंकि एक क्रोमोसोम एक डॉटर सेल के पास चलेगा, दूसरा दूसरे के पास। ये जो दो डॉटर सेल बनेंगे ये दोबारा मियोसिस 2 करेंगे, क्योंकि सेम एज माइटोसिस होगा। It is the step in meiosis that generate genetic variation। तमाम इंसानों की शक्ल आपस में नहीं मिलती, क्यों? वेरिएशन है। मियोसिस में बच्चे क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, हम एक प्रोसेस पढ़ेंगे क्रॉसिंग ओवर का। ये अपना होमोलोगस क्रोमोसोम, इनके पास जीन्स ही है ना, डीएनए ही है, जो सारा हमारे इसमें कोड फिक्स है। ये आपस में ये क्रोमोसोम था, ये क्रोमोसोम था, मिलके बनाएंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। पर इनके पास दो अपने क्रोमाटिड तो मौजूद है, से क्रोमाटिड्स, एक इस क्रोमोसोम का क्रोमाटिड, दूसरा दूसरे क्रोमोसोम। ये आपस में मिलेंगे और थोड़ा बहुत जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं, जिसको हम नाम देंगे क्रॉसिंग ओवर का। जब इन्हें जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज किया, वेरिएशन आएगी, बिल्कुल। जब इन्हें जीन्स को आपस में अदल बदल कर लिया, सो वेरिएशन तो आएगी ना। यही वजह है कि ना तमाम इंसानों के आपस में शक्ल मिलती है, सारी कैट सारे डॉग्स एक जैसे नहीं है, वेरिएशन वैरायटी आ रही है। चैप्टर 3 बायोडाइवर्सिटी के साथ मैं इसको लिंक कर सकता हूं कि लिविंग लाइफ में डाइवर्सिटी किस वजह से, मियोसिस की वजह से, क्योंकि मियोसिस में वैरायटी है, मियोसिस में चेंज है। He says it is the step in meiosis in which genetic variation take place। ये ऐसा स्टेप है हमारे मियोसिस का जिसमें जेनेटिक वेरिएशन आ रही है। मियोसिस 1 अकर इन 2 मेन स्टेप्स। जारी सी बात है बच्चे, हमने डिवीजन ऑफ सेल को 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया था, कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। The karyokinesis of meiosis 1 is further divided into 4 phases। प्रोफेज 1, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। आइए प्रोफेज 1 देखते हैं किस तरह मुख्तलिफ है माइटोसिस के प्रोफेज से। या होमोलोगस क्रोमोसोम बनेंगे, या साइनेप्सिस होगा, या क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होगा, और यहाँ टेट्राइड भी बनेंगे। क्रॉसिंग ओवर को याद रखिएगा, जब दो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड एक क्रोमोसोम के और दूसरे क्रोमोसोम के, जब नॉन सिस्टर क्रोमाटिड आपस में अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करेंगे, उस चीज को बच्चे हम नाम देंगे क्रॉसिंग ओवर का। तो आइए चलते हैं बच्चे अपने टॉपिक की तरफ। हिस्सेस प्रोफेज इज द लॉन्गेस्ट फेज इन मियोसिस। मियोसिस में जो सबसे बड़ा फेज है वो हमारे पास प्रोफेज है। Prophase is the longest phase in meiosis। During this stage, इस स्टेज में क्रोमाटिन condenses into chromosome। मियोसिस का सबसे बड़ा प्रोसेस, सबसे लंबा प्रोसेस प्रोफेज 1 है, और यही वो टाइम है जब लूज थ्रेड लाइक मटेरियल क्रोमाटिन अपने आप को कंडेंस करके क्रोमोसोम बना रहा है। The homologous chromosome line up with each other and form pairs by a process called synapsis। तुम्हें पता चला synapsis कौन सा प्रोसेस है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्रोमोसोम्स इकट्ठे होकर एक होमोलोगस क्रोमोसोम को बना रहे हैं। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्रोमोसोम्स आपस में अलाइन हो रहे हैं, लाइन अप हो रहे हैं, ताकि वो होमोलोगस क्रोमोसोम बना सके। इस प्रोसेस को बच्चे हम नाम देते हैं साइनेप्सिस का।
Each pair of homologous chromosome is called bivalent. आपको इसके लिए डायग्राम पे जाना पड़ेगा। बच्चों वो कहता है देखो होमोलोगस क्रोमोसोम एक्चुअल में क्या क्या दो पेयर ऑफ क्रोमोसोम, दो पेयर ऑफ क्रोमोसोम का मतलब है कि दो क्रोमाटिड इस क्रोमोसोम के और दो ही क्रोमाटिड इस क्रोमोसोम को। आपको दो क्रोमोसोम दिख रहे होंगे डायग्राम में, एक स्काई ब्लू कलर में और एक आपको ब्राउन कलर में दिख रहा होगा। तो होमोलोगस क्रोमोसोम में एक पूरा क्रोमोसोम है लाइट ब्लू वाला और दूसरा पूरा क्रोमोसोम है ब्राउन कलर वाला। अब इन दोनों क्रोमोसोम्स के पास अपने अपने दो दो क्रोमाटिड है, आपस में तो ये सिस्टर क्रोमाटिड है। तो उसने कहा साइनेप्सिस के प्रोसेस के थ्रू जो क्रोमोसोम्स है वो होमोलोगस क्रोमोसोम बन रहे हैं। Each homologous chromosome, each pair of homologous chromosome is called bivalent. क्यों? क्योंकि इनके पास दो पूरे पूरे क्रोमोसोम है। एक होमोलोगस क्रोमोसोम में एक्चुअली एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, इस बुनियाद पर उसको हम नाम दे दिया बाइवलेंट का। Each bivalent has four chromatids. जो एक होमोलोगस क्रोमोसोम है इसके पास टोटल दो क्रोमोसोम है, तो इसको हमने एक नाम दे दिया होमोलोगस क्रोमोसोम को बाइवलेंट भी। अब जो बाइवलेंट है इसमें टोटल दो पूरे पूरे क्रोमोसोम्स आ रही है और हर क्रोमोसोम के दो हिस्से हैं सिस्टर क्रोमाटिड। तो टोटल क्रोमाटिड कितने हो गए? चार। होमोलोगस क्रोमोसोम के पास दो बाइवलेंट है जबकि चार क्रोमाटिड है। Each bivalent has four chromatid, so it may also be called tetrad. बच्चे जो tetrad लफ्ज चार के लिए इस्तेमाल होता है, bivalent दो के लिए। होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, दो क्रोमोसोम मिलके, दो आइडेंटिकल क्रोमोसोम मिलके होमोलोगस क्रोमोसोम बना रहे हैं। क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम में हमारे पास दो क्रोमोसोम्स है तो इसलिए हमने इसको नाम दे दिया बाइवलेंट का। Each bivalent have four chromatid, मतलब के पूरे अगर होमोलोगस क्रोमोसोम को देखोगे तो उसके पास चार क्रोमाटिड है जिसकी वजह से हम उसको टेट्राड भी कॉल कर सकते हैं। The two नॉन सिस्टर क्रोमाटिड, जो आपस में दो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड है, ये दो और ये दो, इन दोनों ने क्रॉस बनाकर अपना क्रोमोसोम बनाया हुआ है, तो ये दोनों तो आपस में सिस्टर क्रोमाटिड है जबकि ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमाटिड है। अगर इन दोनों को अब आपस में देखें तो ये इनके लिए नॉन सिस्टर क्रोमाटिड है क्योंकि ये एक अलग क्रोमोसोम के क्रोमाटिड है और ये एक अलग क्रोमोसोम के क्रोमाटिड है। अब होता क्या है, जो दो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड है ये आपस में अटैच होते हैं और कुछ ना कुछ जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करते हैं। अब डायग्राम को देखते जाइएगा, उसने क्रॉसिंग ओवर का पूरा प्रोसेस इसमें शो भी किया। The two non-sister chromatids of homologous chromosome join each other at certain points along the length. वो कहता है जो दो क्रोमोसोम्स है होमोलोगस क्रोमोसोम में, इनके क्रोमाटिड अलोंग द लेंथ, लंबाई की तरफ किसी ना किसी पॉइंट पे एक दूसरे से अटैच कर, दो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड आपस में अटैच हो रहे, इस बात को याद रखिएगा। द टू नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स of homologous chromosome join each other at certain points along their length. These points of attachment are called chiasmata. वो पॉइंट ऑफ इंट्रैक्शन, वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जहां दो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स ऑफ अ होमोलोगस क्रोमोसोम attach with each other along the length is known as हमारे हमारे पास आ रहा है chiasmata। तो chiasmata वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है जहां दो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स ऑफ अ होमोलोगस क्रोमोसोम आर अटैचिंग विद ईच अदर। रीजन क्या है? जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करना है। तो हमें पता चल गया कि chiasmata भी किस चीज को कहते हैं। इन द नेक्स्ट स्टेज अब इनने अटैचमेंट कर ली दो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स ने, अब ये अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करने जा रहे हैं। जो एक नॉन सिस्टर क्रोमाटिड है वो अपना थोड़ा सा पीस दूसरे नॉन सिस्टर क्रोमाटिड को देगा, मतलब कि अपने थोड़े से जीन्स। और जो दूसरे वाला नॉन सिस्टर क्रोमाटिड है वो अपने
पहले वाले क्रोमाटिड को थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल दे देगा. So he says in the next stage the non-sister chromatids of homologous chromosomes exchange their segments and the phenomena is known as क्रॉसिंग ओवर. वो हमें कहता है कि जो दो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड है आपस में अटैच हुए. इस अटैचमेंट को हमने नाम दिया क्यासमेटा का. क्यासमेटा पे अटैचमेंट के बाद क्या हुआ, इन दोनों ने अपना थोड़ा थोड़ा सेगमेंट एक्सचेंज कर लिया. मतलब क्या, एक ने अपने जीन्स दूसरे को दे दिए और दूसरे ने कुछ अपने जीन्स पहले को दे दिए. सो वेरिएशन आएगी. अब आप डायग्राम पे देखिए स्टेप बाय स्टेप. पहले स्टेप में देखिए दो होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में एक दूसरे के करीब है. दूसरे स्टेप में इन्हें क्यासमेटा बनाए, मतलब के डिफरेंट पॉइंट्स पे ये एक दूसरे से अटैच. और याद रखिएगा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ब्लू वाला क्रोमोसोम पूरा अलग है और ब्राउन वाला क्रोमोसोम अलग है. ये दोनों आपस में क्यासमेटा बना के अटैच हुए. अब अगला स्टेप है कि इन्हें अपना थोड़ा सेगमेंट, थोड़ा जेनेटिक मटेरियल आपस में एक्सचेंज कर लेना. तो देखिए थोड़ा सा पोर्शन ब्राउन वाले नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ने ब्लू वाले को दे दिया और कुछ जीन्स ब्लू वाले क्रोमेटिड ने ब्राउन वाले को दे दिया. फायदा क्या हुआ, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, वैरायटी आएगी, जीन्स में चेंज आएगा, हमें नस्ल दर नस्ल वैरायटी देखने को मिलेगी. सो हमने पहले ही मियोसिस में कह दिया था जो वैरायटी है वो किस चीज पे डिपेंड कर रही है, मियोसिस पे. और मियोसिस में देखें तो स्पेशली प्रोफेज 1 पे डिपेंड कर रही है वैरायटी. जितना भी चेंज आ रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो मियोसिस की वजह से है. अब प्रोफेज तो हो गया, अब हमारी बारी आ जाएगी बच्चे मेटाफेज की. इतने के बाद अभी हमने न्यूक्लियर एनवेलप को डिसइंटीग्रेट भी करना है. द एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट रिटर्न्स इन द रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन. वो कहते हैं सेगमेंट एक्सचेंज हुए हैं, इन सेगमेंट को एक्सचेंज करने का फायदा क्या हुआ है. इन सेगमेंट्स को एक्सचेंज करने वजह से दर हकीकत हमने जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया है. हमने जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक को एक क्रोमेटिड से दूसरे क्रोमेटिड पे शिफ्ट किया. आफ्टर क्रॉसिंग ओवर each pair of homologous chromosome remain as bivalent. वो कहता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के बाद जो एक होमोलोगस क्रोमोसोम है वो अपनी बाइवेलेंट फॉर्म में रहता है, मतलब एक पूरा क्रोमोसोम ये और दूसरा ये. क्यों, ये दो क्रोमोसोम इकट्ठे रहेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम. अब जब स्पिंडल फाइबर बनेंगे तो एक इसको आगे से अटैच होंगे, दूसरे इधर से. अब ये पूरे पूरे क्रोमोसोम को जुदा कर देंगे. अगला स्टेप हम माइटोसिस करवा के सिमिलर टू माइटोसिस मियोसिस, ये जो दो क्रोमोसोम एक एक की तरफ कहते हैं एक एक की तरफ, इनके क्रोमेटिड्स को अलग अलग करके डॉटर सेल में भेज देंगे, तो वो प्लांट बन जाएंगे. क्रोमोसोम कंडेंस फर्दर, द न्यूक्लियाई डिसअपीयर. क्रोमोसोम्स कंडेंस हुए, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर हो गया, एंड सेंट्रियोल्स which were duplicated during interphase migrate to the opposite poles to form spindle fiber. अब बाकी काम प्रोफेज ऑफ माइटोसिस की तरह चल रहा है कि न्यूक्लियर एनवेलप चली जाएगी, क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट हो गए, सेंट्रियोल्स डिफरेंट कॉर्नर्स डिफरेंट पोल्स पे चले गए स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन के लिए. द काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर अटैच विद द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम्स. इनके सेंट्रोमेयर पे जो हुक पोर्शन है जो काइनेटोकोर है उस पे आके काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स अटैच हुए. अब क्या करेंगे, पूरे क्रोमोसोम को ये वाले खींच लेंगे और एक पूरे क्रोमोसोम को ये वाली साइड खींच लेंगे. The kinetochore spindle fibers attach with the kinetochores of chromosomes, while non-kinetochore spindle fibers forms both side interaction with each other. जो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर वो तो क्रोमोसोम्स के आगे काइनेटोकोर से अटैच हो जाएंगे,
जबकि जो नॉन काइनेटोकोर है वो एक तरफ से अराइज करेंगे और दूसरी तरफ तक वापस सेंट्रियोल में खत्म हो जाएंगे। टू काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम द ऑपोजिट पोल, दो स्पिंडल फाइबर दोनों ऑपोजिट पोल से आ रहे हैं और इन दोनों क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर से अटैच हो जाएंगे। Two kinetochore spindle fibers from opposite poles attach with a pair of chromosomes. दोनों साइड से एक एक काइनेटोकोर फाइबर आ रहा है और हमारे क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच हो रहा है। In mitosis, we have seen that two kinetochore spindle fiber attach with one chromosome. जबकि माइटोसिस में सिर्फ एक क्रोमोसोम था, एक स्पिंडल फाइबर इधर से आके अटैच हुआ था, दूसरा दूसरी साइड से, जबकि इधर दो है। सो इस तरफ वाला आके इसके काइनेटोकोर से अटैच हुआ और दूसरी तरफ वाला आके इस क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच हुआ। अब है मेटाफेज पे। मेटाफेज में इन क्रोमोसोम ने अपने आप को एक लाइन में लाना है, एक इक्वेटर में लाना है और मेटाफेज प्लेट बनानी है। In metaphase 1, the pairs of homologous chromosomes align along the equatorial plane, forming the metaphase plate. मेटाफेज 1 में वो क्रोमोसोम्स अपने आप को अलाइन करें, एक लाइन में लेके आ रहे हैं ताकि वो इक्वेटर प्लेट बना सके, जिसको हमने मेटाफेज प्लेट का भी नाम दिया, मेटा प्लेट का नाम दिया है। अब बच्चे इसके बाद आता है एनाफेज। एनाफेज में पुलिंग होनी है स्पिंडल फाइबर्स की और उन्हें होमोलोगस क्रोमोसोम को एक एक क्रोमोसोम में जुदा करके डॉटर सेल के पास करते हैं। काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर शॉर्टन्स, जो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर में खिंचाव पैदा होना शुरू होता है अपने अपने पोल्स की तरफ। काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर शॉर्टन्स, इट रिजल्ट्स इन पुलिंग अपार्ट द क्रोमोसोम्स ऑफ ईच पेयर। काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स जब शॉर्ट होना शुरू हो गए तो इनसे हुआ क्या, दोनों क्रोमोसोम्स अपने अपने पोल्स की तरफ मूव करना शुरू हो गए। Since the chromosome is pulled toward one pole, two haploid sets are formed. जब ये दोनों इकट्ठे थे ये 2n थे, ये डिप्लॉयड थे होमोलोगस क्रोमोसोम की फॉर्म में, जबकि जब टूट के अलग हो गए अब ये हैप्लॉयड हो गए हैं, अब ये 1n हो गए हैं। तो हमें पता चला जो वो मियोसिस के डेफिनेशन में बार बार जिक्र कर रहा था हैप्लॉयड और डिप्लॉयड का मकसद क्या था। जब दोनों क्रोमोसोम इकट्ठे थे होमोलोगस क्रोमोसोम की फॉर्म में, दे वर डिप्लॉयड, जबकि एनाफेज 1 में जब ये जुदा हुए अब नाउ दे आर हैप्लॉयड। Each chromosome still contain a pair of sister chromatid. तो दोनों के दोनों क्रोमोसोम के पास स्टिल अभी भी दो दो अपने सिस्टर क्रोमेटिड है, ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है और ये दोनों आपस में। बस हुआ क्या, इनने प्रोफेज 1 में थोड़ा थोड़ा अपना सेगमेंट एक्सचेंज किया है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के लिए। अब बात बचे टीलोफेज। टीलोफेज हमें पता था टोटल रिवर्सल है प्रोफेज का, क्रोमोसोम्स क्रोमेटिड मटेरियल में जाएंगे, न्यूक्लियर इन्वेलप वापस आएगा, chromosomes arrive at poles, each pole now has half number of chromosome but each chromosome still consists of two chromatids। वो कहता है क्रोमोसोम अपने अपने पोल पे जा चुके हैं, जो दोनों के दोनों पोल्स हैं इनके पास फिर पूरा पूरा क्रोमोसोम है, मतलब कि क्रोमोसोम के पास अपने दो सिस्टर क्रोमेटिड मौजूद है। स्पिंडल नेटवर्क डिसअपियर्स, जो स्पिंडल फाइबर है वो डिसअपियर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, एंड न्यूक्लियर इन्वेलप फॉर्म। स्पिंडल फाइबर डिसअपियर्स एंड न्यूक्लियर इन्वेलप इज फॉर्म्ड अराउंड ईच हैप्लॉइड सेट। ये जो हैप्लॉइड क्रोमोसोम थे इनके गिर्द इनका न्यूक्लियर इन्वेलप आना शुरू हो गया और स्पिंडल फाइबर्स गायब हो चुके हैं। साइटोकाइनेसिस, द पिंचिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन एनिमल सेल or the formation of cell wall in plant cell occurs and creation of two haploid daughter cell आ चुके हमारे पास दो। कैसे, क्योंकि हमने क्रोमोसोम्स को डिप्लॉयड से अलग-अलग तोड़ के हैप्लॉयड बना लिया है। जो अभी हमारे पास डॉटर सेल है वो है हैप्लॉयड। और साइटोकाइनेसिस हम सिंपल देख चुके थे कि एनिमल सेल के केस में जो सेल मेम्ब्रेन है वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर पिंच करते जाएगी क्लीवेज फ्लो और दो अलग सेल।
जबकि प्लांट के केस में सेंटर में हमारे पास वो वेसिकल्स प्रोटीन के आके फ्यूज होना शुरू होते थे और आहिस्ता आहिस्ता प्लाज्मोडेस्माटा बनाते हुए पूरी सेल वॉल को सेपरेट कर देते थे। अब भाई बच्चे मियोसिस 2 पे, मियोसिस 2 बिल्कुल हूबहू माइटोसिस की तरह है, तो हमें वो हमारे मियोसिस 2 की तरफ लेके जा रहे हैं। Meiosis 2, it is the second part of meiosis, similar to the mitosis. It is subdivided into prophase 2, metaphase 2, anaphase 2 and telophase 2. Prophase 2 takes much less time compared to prophase 1. हमने कहा था prophase 1 में टाइम ज्यादा लगता है, क्यों? वहां टेट्राइड भी बनना है, वहां होमोलोगस क्रोमोसोम भी बनना है, वहां बाइवेलेंट भी होना चाहिए, वहां सिनेप्सिस भी होनी है, वहां क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस भी होना है, तो उसके लिए तो टाइम ज्यादा चाहिए हमें। It says prophase 2 as compared to prophase 1 टाइम बहुत कम लेता है। In this prophase, nuclei and nuclear envelope disappear. Chromatin condenses to form chromosome. Centrioles corner पे move करेंगे and make spindle fiber. Metaphase 2 में वही chromosomes अपने आप को align करेंगे, spindle fiber से आके kinetochore spindle fiber chromosome के kinetochore से attach होंगे, फिर anaphase में होगी pulling और ये टूट के अपने अपने poles की तरफ जाएंगे। In metaphase 2, chromosomes attach with kinetochore spindle fibers and align at the equator of the cell. This is followed by anaphase 2, where centromeres are cleavaged and sister chromatids are pulled apart. क्या ये same mitosis नहीं चल रहा जिसको हम इतनी डिटेल में देख चुके हैं? The sister chromatids are no sister chromosomes. बिल्कुल माइटोसिस में जैसे हमने तोड़ा था, इनको इस तरह अलग-अलग हमने ये क्रॉस बनाए हुए थे, तो इनको हमने तोड़ के अलग-अलग भेज दिया था। सो अब ये दो क्रोमेटिड दर हकीकत आपस में सिस्टर क्रोमोसोम्स बन चुके हैं। टेलोफेज 2 इज मार्क्ड बाय वापस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आनी है, वापस हमारा जो क्रोमाटिन मटेरियल है वो बनने जा रहा है। Telophase 2 is marked with uncoiling of chromosomes into chromatin. Nuclear envelope reforms, cleavage or cell wall formation eventually produce a total of 4 daughter cells. डायग्राम देख लीजिएगा बच्चे, प्रोफेज 1 और बच्चे डायग्राम में भी देखिएगा, प्रोफेज 1 में हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम आ रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट हो गया। अब ये दोनों क्रोमोसोम्स होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स है असल में इनके बाइवेलेंट इकट्ठे हैं एक साथ, एक काइनेटोकोर एक तरफ से है, दूसरा दूसरी तरफ से। काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर की बात कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट देखिएगा एनाफेज आ गया, जुदा होंगे। एनाफेज से पहले मेटाफेज है, देखना ये सारे क्रोमोसोम्स अपने आप को एक लाइन में लेके आएंगे। तो जो राइट साइड का डायग्राम आपको मेटाफेज 1 देख रहा है, इसमें देखिए अपने आप को एक लाइन में अलाइन किया हुआ है। नेक्स्ट चलिए एनाफेज पे क्रोमोसोम्स जुदा हो रहे हैं और टीलोफेज में वापस न्यूक्लियर एनवेलप बन रही है। कुछ ये था आज का हमारा रिवीजन लेक्चर, उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं कल, तब तक ले अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।